हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IAS पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने जो आपकी कल की क्लास ली थी वह थी खेलों से संबंधित, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको 2019 और 2020 के खेल के जो विजेता थे उनके बारे में बताया गया था। आई होप आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली होगी। और देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक होगा यह होगा इतिहास से संबंधित, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कि किसकी उपाधि किसे कब मिली गई, युद्ध कब हुआ था, ठीक है, इससे संबंधित थी। इसके साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में वापस से कुछ जानकारी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका तराइन का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी हैगा तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन नंबर स हैगा चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर द है आपका कन्नौज का युद्ध, ठीक है। तो देखिए कि मोहम्मद गौरी, ठीक है, यह मोहम्मद गौरी होगा। तो उन्होंने क्या करा था, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर आंसर दीजिए, ठीक है, आंसर दिया करो। चलिए तो हम देखेंगे आगे। जो चंदावार का युद्ध हुआ था ना, किसका युद्ध, चंदावार का युद्ध, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था यह युद्ध, मोहम्मद गौरी और जो जयचंद के जो राजा थे, जो कहाँ के थे, कन्नौज के, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था, जयचंद के साथ क्या हुआ था, इनको पराजित मिले थे, हार के साथ इनको मृत्यु भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके बाद इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। इस युद्ध की जो शुरुआत, तो जब ये युद्ध हुआ था तो 1993, हाँ, यह युद्ध 1193 में हुआ था, ठीक है। अब यह युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो यह जो युद्ध है यह हुआ था फिरोजाबाद में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, फिरोजाबाद में, याद रखिएगा। कौन सा युद्ध हुआ था फिरोजाबाद में, तो मोहम्मद गौरी का जयचंद का युद्ध। किसका हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि चंदवार ने किसको हराया था, तो इन्हें जयचंद को हराया था। अब यह युद्ध कब शुरू हुआ, तो यह युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1193 में। कहाँ पर हुआ था, तो फिरोजाबाद में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से आपका कि चंदवार युग का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न में से शहर फिरोजाबाद तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। पूछा गया है कि तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया शहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ है आपका फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है आपका जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका फतेहपुर, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए हम पढ़ेंगे फिरोजाबाद तुगलक। तो जो फिरोजा शाह तुगलक थे, यह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। कहाँ के थे यह, तो यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक थे, ठीक है। याद रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है यह दिल्ली सल्तनत के किसके थे, तो तुगलक वंश के शासक थे, ठीक है। कौन सा वंश है इनका, तुगलक वंश था इनका, जिसमें नगर एवं सामाजिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। लगभग कितने नगरों की स्थापना की थी, तो लगभग 300 नगरों की स्थापना की। देखो 300 नगरों के नाम तो इतना टाइम नहीं है कि आपको बताऊं। आप देख लीजिए क्या इसमें मेन जो है, तो देखो आपकी 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें से हरियाणा, फिरोजाबाद, जौनपुर, पंजाब आदि ये मुख्य थे, ठीक है। क्या क्या थे, फिरोजाबाद, जौनपुर, हरियाणा, ठीक है, ये क्या थे, और पंजाब, ये क्या थे, मतलब मुख्य थे। आगे देखो, 31 अगस्त 1826 को दोनों जिलों से 13 परगना अलग करके फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी। अब देखो, फिरोजा शाह तुगलक ने तो फतेहाबाद का भी निर्माण किया था, जौनपुर का भी किया था, ठीक है, इन दोनों का निर्माण किया था। अब फतेहपुर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। किसने नहीं की थी, फिरोज शाह ने फतेहपुर की स्थापना नहीं की थी। अब इसका स्थापना देखो, तो 31 अगस्त 1826 को जो 2 जिले थे, जिसमें कौन कौन से, परगना से अलग करके क्या बनाया गया था, फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, तो फतेहपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर अ है आपका गेहूं की, ऑप्शन नंबर ब है जौ की, ऑप्शन नंबर स है चना की, ऑप्शन नंबर द है मक्का की। तो देखो कि जो 13वीं और 14वीं शताब्दी के जो भारतीय कृषक थे ना, वह मक्का की खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? वह मक्का की खेती नहीं करते थे। ठीक है, तो सीधा सा आपका आंसर है कि जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जिसकी खेती नहीं करते थे वह है मक्का की खेती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ठीक है, चलो देखो, पहले ऑप्शन देखेंगे हम, नामदेव, ऑप्शन नंबर बी है आपका रामानुज, ऑप्शन नंबर स है आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर द है आपका रामचंद्र। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप बताइए। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो रामानुजो, देखो रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे, और रामानुजन थे के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से क्या करा था, इन्होंने उत्तर भारत में लाए थे। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आराध्य की। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए गए थे। किसने दिए थे? रामानुजन ने। ठीक है, आगे देखिए, यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ था। हिंदी साहित्य का निर्माण किसने किया था? तो रामानुजन ने क्या किया था? हिंदी साहित्य का निर्माण किया था। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो देखो, मैंने बताया कि जो रामानंद थे, रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में जो कार्य किए वो किसने किए थे? वो रामानुजन ने किए थे। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्होंने रैदास सेना और कबीर के क्या थे? यह अनुयायी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर द आपका राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? इट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, सभी को आता होगा, सभी ने बचपन में पढ़ा भी और देखा भी, सीरियल्स वगैरह सब आते हैं उसमें। मतलब मीराबाई के बारे में तो हर कोई जानता हैगा, उनके पिता के उनके पति के बारे में भी। चलो तो देखते हैं हम। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर अ है आपका राणा रत्न सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजकुमार भोजराज, ऑप्शन नंबर स है आपका राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर द है आपका राणा सांगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कि अक्सर आपने बुकों में पढ़ा होगा कि मीराबाई का मतलब जन्म हुआ, मतलब उनका मतलब कि विवाह मेवाड़ के राजा के बेटे के साथ हुआ था, ये चीज़ें। ठीक है, अक्सर आपने बुक में पढ़ी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। चलिए आगे देखिए, तो हम देखेंगे कि मेवाड़ के जो नरेश का मतलब होता है राजा, जिनका नाम क्या था? मेवाड़ के राजा का नाम था राणा प्रताप सिंह। क्या नाम था उनका? राणा प्रताप संग्राम सिंह। ठीक है, चलो आगे देखो, ने क्या करा था कि अब उनका एक पुत्र था, उसका नाम था भोजराज। ठीक है, क्या नाम था उनका? राजकुमार भोजराज के साथ क्या किया था? मीरा का विवाह किया था। ठीक है, तो देखो कि मेवाड़ नरेश राजा संग्राम सिंह ने मीराबाई का विवाह उनके बेटे राजकुमार भोजराज के साथ संपन्न किया। विवाह के 10 वर्ष के बाद ही उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी। किसके पति की? मीराबाई के जो पति थे उनकी मृत्यु मतलब विवाह के 10 वर्ष के बाद हो गई थी। बाकी हमसे पूछा गया है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो उनके पति का नाम क्या था? कुमार भोजराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। चलिए तो देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा
स्थायी एवं उच्च सदन है, स्थायी और उच्च सदन है। ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ब है आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर स है ये दोनों, ऑप्शन नंबर द है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए कि राज्यसभा के बारे में जानेंगे हम। तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, ये देखो उच्च सदन। ठीक है, तो क्या है यह भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष वेंकैया नायडू है। इसके जो संस्थापक है वह कौन है, भारतीय संविधान सभा, मतलब कि जो भारतीय संविधान की पूरी सभा है वह क्या है, उसी ने क्या किया था, राज्यसभा की स्थापना की थी। अब डेट मतलब कि किस तारीख को इसकी स्थापना की गई थी राज्यसभा की, तो 3 अप्रैल 1952 में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे। इसके सदस्य की संख्या कितनी है, इसमें सदस्य संख्या मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, 250 है, जिसमें कि 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हो, 238 बचे हुए वो है राज्यों के और संघ राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तथा यह संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। कौन सा, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा से हमको क्या क्या चीज़ें मिली है कि राज्यसभा जो है यह एक स्थायी और उच्च सदन है। इसके साथ साथ इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर ब है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर द है आपका राज्यसभा का सभापति। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी जब भारतीय संविधान के मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, तब मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी। ठीक है, हाँ, तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन, जिसमें लोकसभा का सभापति होता है। किसका सभापति होता है, लोकसभा निम्न सदन का। ठीक है, आगे देखो, जिसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ आपका राइट हो जाएगा कि लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायसेन की उपाधि दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान दीजिएगा। अ है आपका रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ब है आपका प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन नंबर स है आपका वीर बल्लाल, ऑप्शन नंबर द है आपका सुंदर पांडे। ठीक है, तो देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, रामचंद्र देव के प्रति, ठीक है, किसके प्रति, रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, उसे रायसेन की उपाधि दी थी। चलो ये चीज़ तो हो गई कि रामदेव को दी थी। इसके आगे देखो कि जिसमें क्या था कि देवनागरी का अभियान पूरा करने के पश्चात उन्होंने क्या था, मलिक काफूर ने वारंगल के कारकतिया शासक, जिसका क्या नाम था, प्रताप रुद्र द्वितीय के खिलाफ क्या था, अभियान किया था। मतलब अब कैसे खुश हुए थे, तो उन्होंने क्या करा था कि जो प्रताप रुद्र है द्वितीय, उनके साथ क्या मतलब उनके खिलाफ एक अभियान कर दिया था। उस अभियान को रामचंद्र जी के व्यवहार के मतलब उन्होंने सॉल्व कर लिया था, अगर आपकी भाषा में कहे तो सॉल्व कर लिया था। इसके साथ क्या हुआ था, इस अभियान ने उसे रामचंद्र देव के रसद तथा सैन्य सहायता प्राप्त हुई थी। ठीक है, किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। तो उन्होंने क्या करा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक के रामचंद्र देव को रायसेन की उपाधि दे दी थी। ठीक है, इट्स सिंपल है, ये वाला बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायसेन की उपाधि दी थी, तो सॉरी रायन की उपाधि दी थी। तो देखिए आपकी रामचंद्र देव को दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किसके अमृतसर की नींव रखी थी, अमृतसर की नींव किसने रखी थी। देखो ऑप्शन नंबर अ है आपका गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर ब है आपका गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर स है आपका गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर द है आपका गुरु
हरगोबिंद। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलो देखो, सिखों के जो चौथे गुरु थे, ठीक है, कौन से चौथे गुरु सिखों के, जिनका रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु जिनका नाम क्या था, रामदास, इन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह कहा जाता है कि गुरुजी लाहौर के एक सूफी संत मियाँ मीर से दिगंबर आए थे। ठीक है, दिगंबर में क्या है, गुरुदेव की नींव रखी थी। ठीक है, कब, कहाँ पर, देखिए एक बार और ध्यान से सुनिए कि सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी, अमृतसर की। ठीक है, आगे देखो कि उसके बाद क्या था, गुरुजी लाहौर के एक सूफी संत थे। ठीक है, जिन्होंने मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखी थी। अमृतसर का जो गुरुद्वारा था उसकी स्थापना 1588 में की गई थी। किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी, तो रामदास ने रखी थी। ठीक है, अब ये कौन थे, तो यह सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, इसके साथ साथ स्थापना कब की गई थी इस गुरुद्वारे की, तो 1588 में की गई थी। ठीक है, तो हमारी आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और जो पिछले क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है।